Hello, good morning, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science. And we are into the second lecture of lesson number 4. That is a history lesson, National Movements in India. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया उसका ये सेकेंड लेक्चर है और हमें पढ़ना है आज दो टॉपिक मेनली एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड मुस्लिम लीग ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1906. So obviously that refers to the year when Muslim League was established. Muslim League was a political party, ठीक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1906 में हुआ था. और उसके बाद का जो पॉइंट है बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये दोनों टॉपिक्स को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं. पेज नंबर 24 टेक्स्ट बुक का. वहां से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में. वहां से मैं पढ़ाई शुरू करता हूं. By adopting the divide and rule policy, the British wanted to create a conflict between Hindus and Muslims. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पॉइंट है कि जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में भी हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं कि पहले यानी ब्रिटिशर्स जब नहीं थे इंडिया में, तब हिंदू और मुस्लिम ये दोनों जो मेजर कम्युनिटीज हैं इंडिया की, उसमें बहुत ही जबरदस्त एकता हुआ करती थी, यूनिटी अच्छा था. लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने ये सोचा यहाँ आने के बाद कि अगर ये दोनों कम्युनिटीज को डिवाइड किया जाए तो हमारे लिए यहाँ पे रूल करना आसान हो जाएगा. ठीक है, और उसी पॉलिसी की वजह से उन्होंने इनिशिएट किया मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटीज को इस तरह से इनिशिएट किया कि आप लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग से बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं. The then Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier, दीवान या तो वजीर, modeled together plan to crush the Indian nationalism. ये जो राष्ट्रीयता का भाव है, यानी कि जो सामाजिक एकता, जब कम्युनल यूनिटी की बात है हिंदू और मुस्लिम की, उसको तोड़ने का काम जो है वो लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त के जो हमारे वाइसरॉय जनरल थे इंडिया के, वो और उनके जो प्रधानमंत्री यानी कि दीवान वजीर, जिसको मॉर्ले उनका नाम था, उन्होंने साथ में मिलकर इंडियन नेशनलिज्म को तोड़ने का यानी कि ये यूनिटी को तोड़ने का प्लान किया. When the national fight became stronger, यानी कि ऑब्वियसली जो आजादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों को यहाँ से हटाने की, वो तो चल ही रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रांग होती गई, द इंग्लिश बिगेन टू फेवर द अपर क्लास मुस्लिम. वैसे वैसे उन्होंने एक चाल चली कि जो अपर क्लास मुस्लिम्स हैं यानी कि पढ़े लिखे मुस्लिम जो है समाज में, ठीक है, उनको ज्यादा फेवर किया जाए, उनके लिए स्पेशल जिसको कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, और उनको इस तरह से उकसाया जाए कि वो इंडिया के हिंदुओं का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ थे. तो ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स की एक ऐसी चाल थी जिससे उन्होंने टारगेट किया था कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ा जाए. The British became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. कुछ मुस्लिम्स को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स ने उनको कन्विंस किया कि आप लोग यहाँ इंडिया में माइनॉरिटी में हो, इसलिए आपके वोटिंग राइट्स अलग से होने चाहिए और आपके वोटिंग सेंटर्स भी अलग होने चाहिए. जब भी चुनाव होता है तो जनरली सभी लोग साथ में मिलके, सबका वो वोटिंग सेंटर कॉमन हुआ करता था, वहां पे आके लाइक वोटिंग करते थे. लेकिन यहाँ पे उनको उकसाया गया कि आपको वोटिंग राइट्स भी अलग होने चाहिए और वोटिंग सेंटर्स भी आपके अलग होनी चाहिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अलग होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े रह सकते हैं चुनाव में, वगैरह वगैरह. ऐसे कुछ काफी बातें उनको समझाई गई. एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड और आखिरकार मुस्लिम लीग जो है वो बनी एक पॉलिटिकल पार्टी 1906 में. रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, यानी कि कुछ लीडर्स के यहाँ पे नाम है जिन्होंने अहम भूमिका जो है वो तय की थी मुस्लिम लीग को बनाने में. तो रिलीजियस लीडर एक आगा खान करके थे. नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, ढाका जो कि बांग्लादेश का एक मेन सिटी है अभी फिलहाल,
उस वक्त तो इंडिया में ही था, लेकिन ढाका जो एक प्रिंसली स्टेट था उस वक्त, उसके नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम था। वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डगलस स्मिथ, ये चारों ने मिलकर दे हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उन चारों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना का जो काम है वो तय किया। In order to stop the Muslims from attending the annual conference of Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of Congress. ये सबसे बड़ी गहरी एक चाल, जिसको शातिर कह सकते हैं हम, कि पहले मुस्लिम लीडर्स जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ही थे। ठीक है, लेकिन अलग से जब पार्टी जब बनाया गया तब एक ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने किया कि मुस्लिम लीग अलग से पार्टी बन गई और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था सालाना, एनुअल जो मीटिंग होती थी, ठीक है, उसी दिन जो दिन को कांग्रेस की मीटिंग होनी थी, उसी दिन ये मुस्लिम लीग की भी मीटिंग अरेंज करते थे, ताकि मुस्लिम लीडर कांग्रेस की मीटिंग में ना जाए, ये मुस्लिम लीग की मीटिंग में आए। और इस तरह से दो कम्युनिटीज को डिवाइड किया गया इस तरह से, ठीक है। तो हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने में अंग्रेजों का ही सबसे बड़ा हाथ है। Thus, the demand for separate representation is not a brainchild of the Muslim, but that of English policy. ठीक है, सब मुस्लिमों को सब कुछ अलग मिलना चाहिए, ऐसी डिमांड कोई मुस्लिमों की नहीं थी। ये ब्रेन चाइल्ड यानी कि ये चाल थी अंग्रेजों की, यूनिटी तोड़ने का ये उनका एक सेल्फिश पर्पस था। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएट्स, मुस्लिमों को साथ में लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में एसोसिएट्स के तौर पे उनको जोड़ा जाए, वैसा पॉलिसी मिंटो का था। एंड दैट इज व्हाई मेनी राइटर्स कंसीडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो है वो मुस्लिम कम्युनलिज्म के फादर माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम्स की तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं थी कि हमारा ये सब अलग होना चाहिए। दे वर वेरी कंफर्टेबल, हिंदुओं के साथ उनका यूनिटी भी अच्छा था, अच्छा तालमेल था। ऐसा कोई घटना ऐसी कोई रिकॉर्ड की गई नहीं है आज तक कि अंग्रेजों के आने से पहले के हिंदू और मुस्लिम में झगड़े होते थे, कम्युनल वायलेंस, ऐसा कुछ नहीं होता था, मिलजुल के रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पे आए और हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने में सफल रहे। A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah but Minto। आगे जाकर जो पाकिस्तान की रचना हुई, यानी कि इंडिया का बंटवारा हो गया और अलग से एक देश बना मुस्लिम्स का पाकिस्तान, ठीक है, तो वो पाकिस्तान को क्रिएट करने में भी कोई पाकिस्तान के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह का कोई हाथ नहीं था, लॉर्ड मिंटो का ही हाथ था। उनके स्टेप्स की वजह से ही पाकिस्तान बना, अदरवाइज मुस्लिम्स कभी पहले ऐसा उन्होंने डिमांड नहीं की थी अपने तरीके से कि हमें हमारा देश अलग चाहिए, ठीक है। Since then, the conflict between Hindus and Muslims increased and resulted in division of India। तो यही एक बात है कि कुछ ही सालों के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ 30-40 सालों के दौरान ही इतना बढ़ गया कि आगे जाकर 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो साथ ही साथ में पेनफुल सिचुएशन ये भी पैदा हुई कि पाकिस्तान जो है वो भी अलग हो गया हमारे देश से, ठीक है। तो ऑब्वियसली वापस एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सब जो चीजें हुई उसके जिम्मेदार अंग्रेज लोग थे, जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम जो है वो डिवाइड हुए, ठीक है। अब जो एक नया टॉपिक आने वाला है जिसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम आएंगे, क्रांतिकारी ऐसे नेता लोग जिन्होंने इंडिया को आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी थी, उनके नाम आएंगे। और टॉपिक का नाम है जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का ये मतलब होता है कि जो बहुत ही एग्रेसिव टाइप की
रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती है, उसकी यहाँ पे बात है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय वसुदेव बलवंत फडके, जिसका पिक्चर आप बाजू में देख सकते हो। ठीक है, वसुदेव बलवंत फडके महाराष्ट्र से थे। तो एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत ये क्रांतिकारी नेता ने की थी। रेवोल्यूशनरीज, उसके बाद में दूसरे भी नेता आए, फॉर एग्जांपल दामोदर चाफेकर एंड बालकृष्ण चाफेकर ब्रदर्स, ये दोनों भाइयों के नाम है। वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एटसेट्रा कैरिड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि बहुत सारे लीडर्स के नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी होंगे जिनके नाम ऑलरेडी आपने पढ़े ही होंगे पहले। ठीक है, तो ये वो लीडर्स है, वो नौजवान लीडर्स के नाम है जिन्होंने नेशनलिज्म की टॉर्च को जलाए रखा था, उसकी मशाल को जलाए रखा था और आजादी प्राप्त करने के लिए उनसे जितने हो सके उतने एफर्ट्स उन्होंने किए थे। Youth trade in making and using weapons were a constant threat to the English government. Even English government को भी इनसे डर रहता था, क्योंकि ये जो जवान लोग थे वो बहुत ही एक्टिव थे। वेपन्स वगैरह भी वो खुद बनाते थे और इवन हिंसा में भी मानते थे। ठीक है, और काफी सारी हिंसक घटनाएं ऐसी हुई थी जिससे ब्रिटिशर्स को लिटरली इनसे डर लगता था कि हमारा जो एम्पायर है वो नष्ट ना हो जाए और हमें यहाँ से जाना ना पड़े। ठीक है, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। Fierce revolutionary movements began in India and spread in the other countries as well. सिर्फ इंडिया की बात नहीं, हालांकि इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, लेकिन दूसरे भी काफी सारे देश ऐसे थे जहां में ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ये फ्रीडम मूवमेंट इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी फैला, और खास करके वो देश जहां पे इंडियन लोग रहते थे वहां पे भी वो क्रांतिकारियों ने अब्रॉड रहते हुए भी, दूसरे देशों में रहते हुए भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को चलाए रखा। The circumstances in its background were the cancellation of the partition of Bengal. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि बंगाल का पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, जिसके खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी इंडिया के क्रांतिवीरों ने, और उसका पार्टीशन आखिरकार उनको कैंसिल भी करना पड़ा। 1911 में कैंसिल करना पड़ा, यानी कि 6 साल लगे, लेकिन आखिरकार उनमें हमें सफलता जरूर मिली। द पार्टीशन ऑफ 2 ग्रुप्स, कुछ क्रांतिकारियों के 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, दैट इज जहाल यानी कि रेडिकल्स एंड मवाल यानी कि मॉडरेट्स, एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907। सूरत में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1907 में, उसमें ऐसा डिक्लेरेशन किया गया कि क्रांतिकारियों के जनरली 2 ग्रुप हैं, जहाल ग्रुप और मवाल ग्रुप। जहाल ग्रुप यानी कि बहुत ही एग्रेसिव ग्रुप हुआ करता था, ये हिंसा में मानने वाले लोग थे। ठीक है, और मवाल यानी कि मॉडरेट्स थे, वो हिंसा नहीं करते थे जनरली, और अगर करते भी थे तो वो हिंसा करने से पहले 1000 बार सोचते, इसलिए उनको मॉडरेट्स ऐसा नाम दिया गया इंग्लिश में। तो जहाल और मवाल ऐसे 2 ग्रुप्स थे। एंड द टेरिफिक ऑपोजिशन टू प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस ऑफ मेकिंग ओनली रेजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट। ओके, अभी तक कांग्रेस यानी कि सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अंग्रेजों को रिक्वेस्ट करती थी, कई बार धमकियां भी देती थी कि आप यहां से चले जाइए वरना हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं, लेकिन अब कुछ हमें सॉलिड स्टेप्स लेने। ऐसा क्रांतिकारियों ने सूरत के अधिवेशन में जो 1907 को हुआ था वहां पे फैसला किया, और 3 जो लीडर्स थे जिनके शॉर्ट में साथ में हम नाम देते हैं, लाल, बाल एंड पाल, ट्राइब एडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड। लाल, बाल, पाल, ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों का शॉर्ट में हम साथ में नाम देते हैं, लाल, बाल और पाल, ऐसा करके। ठीक है, तो
उन्होंने रेडिकल एटीट्यूड अख्तियार किया और इंडियन एक्टिविस्ट की काफी बड़ी फौज उन्होंने इकट्ठा की थी। द लेथार्जिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न, यानी कि अभी तक जो पॉलिसी था कांग्रेस का लेथार्जिक था, से बातें होती थी, कई बार धमकियां दी जाती थी, कई बार रिक्वेस्ट की जाती थी, लेकिन अब से ये क्रांतिकारियों ने ऐसा तय किया कि हम अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे हमारा देश छोड़कर, तो कुछ सॉलिड स्टेप्स हम लोग हमारी ओर से लेंगे। ठीक है, आगे वाले पेज में हम पढ़ेंगे, आप साथ में पढ़ते हुए आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये एक रियल स्टोरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ में पढ़ते हुए आपको बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं क्रांतिकारियों के, वो भी आपको देखते रहने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से क्रांतिकारी थे, कैसे दिख रहे थे वो। ठीक है, और कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के ऊपर से कुछ मूवीज भी इवन इंडिया में बन चुके हैं, तो वो भी आपको आई थिंक जरूर देखने चाहिए। पुराने जमाने में एक मूवी बनी थी क्रांति करके, ठीक है, शहीद भगत सिंह, ठीक है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वैसे कुछ मूवीज के नाम है। फिर आमिर खान का एक मूवी आया था बीच में रंग दे बसंती करके, जिसमें भी ये सारे क्रांतिवीरों के नाम है। तो ऐसे कुछ मूवीज जो है वो भी हमें हमारे फ्री टाइम में देखने चाहिए, जहां पे ये कोशिश की गई है बताने की कि किस तरह से ये क्रांतिकारी लोग इंडिया को आजादी दिलवाने के लिए लड़े थे। ठीक है, तो आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 25 पर हूं अब मैं, तो आप लोग वहां पे ध्यान दीजिएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड इट फर्मली, ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है। ये बोला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जिसका पिक्चर आप बाजू में देख सकते हो। उन्होंने डिक्लेयर किया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा, ऐसा उनका डिक्लेरेशन था, जो कि स्लोगन की तरह पॉपुलर हो गया था पूरे देश में। दिस बिकेम द मैग्जिम फॉर द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। जो क्रांतिवीर लोग थे उनके लिए ये एक आदर्श, एक सिद्धांत, एक मोटो, एक स्लोगन बन गया, जिससे उनको एक इंस्पिरेशन मिलता था फ्रीडम के लिए लड़ने का। आगे का पैराग्राफ है, एट दैट टाइम a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule। ठीक है, यानी कि ये जनरली जवान लोग थे, ठीक है, और लाइक एक ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनको फॉरेन रूल से तुरंत आजादी चाहिए थी। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland। जिसा मैंने आपको आगे बताया कि अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए वो अपने जान तक की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार थे। They could give up their lives to take lives in order to attain freedom। वो अपनी जान दे सकते थे, साथ में किसी की जान ले भी सकते थे आजादी प्राप्त करने के लिए। इतने एग्रेसिव यूथ थे वो सब। ठीक है, अब हम आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरिया में ये फ्रीडम मूवमेंट फैला था इंडिया में। ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। तो लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जितने भी स्टेट थे वहां पे ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फैला था। और उसके साथ साथ क्रांतिवीरों ने, क्रांतिकारियों ने कुछ सामाजिक संस्थाओं की भी स्थापना की थी। उनके नाम अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। Among the activities were some like मित्र मेला सोसाइटी। ये एक संस्था है, मित्र मेला सोसाइटी, जो कि युवाओं की एक संस्था थी जिसमें काफी सारे यंगस्टर्स ज्वाइन होते थे। अभिनव भारत समाज, वो भी एक दूसरी संस्था का नाम है। अनुशीलन समिति, ये भी एक दूसरी संस्था का नाम है। अंजुमने मुहिलाने वतन, ये एक फारसी टाइप का वर्ड है, वो भी एक संस्था थी। इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन, ठीक है, ये इंग्लिश में एक नाम दिया गया था, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन, जिसको बाद में नाम बदलकर भारत माता नाम दिया गया था हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं थी एंड thus gave impetus on revolutionary activity। सबका एक ही कॉमन मोटिव ये था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, आजादी
लाइक लेने के लिए लड़ाई लड़ी जाए, बस जब तक आजादी मिलती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा फर्म रेजोल्यूशन उनका था। ठीक है, फिर आगे का पैराग्राफ उसने लिखा है, इन द फर्स्ट स्टेज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स लाइक संध्या, युगांतर, नवशक्ति एंड वंदे मातरम, केसरी, मराठा gave constant stretch to the activities। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नाम है जो उस वक्त चल रहे थे और वहां पे आजादी के लिए बहुत कुछ लिखा जाता था हर रोज, और आजादी प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए युवाओं में मैसेज फैलाया जाता था। ठीक है, तो वापस उन सबके नाम मैं आपको पढ़ रहा हूं सामने, संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये सारे या तो न्यूज़पेपर्स या तो मैगजीन्स के नाम। ठीक है, about 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur massacre। अलीपुर जहां पे एक बहुत ही बड़ी हिंसा हुई थी जो कि क्रांतिकारियों ने की थी, तो उनमें 34 क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया था, अरेस्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा अरेस्ट होने के बावजूद भी ये क्रांतिकारियों का जो एक जज्बा है वो वही रहता था पहले की तरह, वो फिर भी लड़ते रहते थे और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देते थे। Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre। हावड़ा मैसेकर यानी कि एक ऐसी घटना है जो ट्रेन की लूट की घटना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो करेंसीज, नोट्स, उनका खजाना जो कुछ भी जा रहा था ट्रेन के जरिए उसको लूटा जा रहा था। और दूसरा उसके जैसा ही ढाका मैसेकर, वो भी ऐसी एक घटना होती थी जिसमें क्रांतिकारी लोग ऐसी नजर रखते थे कि अंग्रेज सरकार का खजाना खास करके कौन सी ट्रेन से कहां और कौन से वक्त जा रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो ट्रेन को, ऐसी ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोक के उसको लूट लेते थे। अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हार्डिंज बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब इन दिल्ली। एक दूसरी भी एक घटना हुई थी जहां पे लॉर्ड हार्डिंज उस वक्त के वाइसरॉय जनरल थे, दिल्ली में उनके ऊपर बॉम्ब का हमला करके मार डालने की भी कोशिश की गई थी। ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन वाइसरॉय मिंटो ऑन November 13, 1909 आउटसाइड रायपुर दरवाजा अहमदाबाद। यहाँ पे वाइसरॉय मिंटो, जिसका नाम हमने अभी अभी लिया कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने में बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने अदा की थी, उनको भी 1909 में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के पास उनके ऊपर हुई हमला करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, हालांकि बच गए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें क्रांतिकारियों ने किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार किया था हमारी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन द सेकेंड स्टेज 1920 टू 1942, ओके, ये दूसरा स्टेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1920 से लेकर 1942 यानी कि 22 साल का ये पीरियड है। ठीक है, वहां पे ऐसी इवेंट्स हुई थी। पहली इवेंट है काकोरी लूट केस, तो ये भी एक ट्रेन के लूट का मामला है। ठीक है, लाहौर मैसेकर एंड द ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली टुक प्लेस। सेंट्रल पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट हाउस के ऊपर बॉम्ब फेंका था जो शहीद भगत सिंह ने फेंका था। ठीक है, और उनके साथीदार राजगुरु ने, और उनको इस गुनाह के बदले में उनको फांसी की सजा भी मिली गई थी। ठीक है, तो ऐसी इवेंट्स भी हुई थी। You have already studied about the other revolutionaries engaged in these activities। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो काफी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तो हुई होंगी, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे सभी ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो अहिंसा के जगह पे हिंसा में जाना मानते थे। ठीक है, तो ये भारत भर की घटनाओं की बात है। अब स्पेशली क्योंकि हम लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसलिए आगे का टॉपिक भी अब मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। फियर्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। गुजरात में कौन सी क्रांतिकारियों की घटना हुई थी उसके बारे में अब हम देखेंगे। श्री अरबिंदो घोष वाज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात। आर्म्ड रेवोल्यूशन का मतलब हथियारों का उपयोग करके रेवोल्यूशन करना, उसको आर्म्ड रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि गुजरात में आर्म्ड रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की थी, तो आपको नाम आना चाहिए श्री अरबिंदो घोष। हालांकि ये बंगाल से थे,
लेकिन काफी समय उन्होंने गुजरात में बिताया था और उन्होंने औरबिंदो घोष ने आर्म्ड रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी गुजरात में। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन। वो खुद हथियार लेके आगे नहीं आते थे, लोगों को उकसाते थे, अदरवाइज तो वो पर्दे के पीछे रहते थे। और उनके भाई भी थे, हिज ब्रदर बरेंद्रनाथ घोष ऑलवेज रिमेन्ड इन द फोरफ्रंट। उनके भाई यानी उनके छोटे भाई का नाम है यहाँ पे बरेंद्रनाथ घोष, वो हमेशा आगे रहते थे। वो एक्टिवली वो खुद हथियार उठाते थे और लोगों को लीड करते थे और लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, 1902 की ये घटना है जब ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि औरबिंदो घोष के भाई बरेंद्र कुमार घोष भी लड़ाई के लिए आगे आए थे। He arrived in Gujarat and moved towards the southern part. ओके, जैसे मैंने बताया कि वो ओरिजिनली तो बंगाल से थे, लेकिन गुजरात में आए 1902 में और साउथ गुजरात में वो रहने लगे थे। Here he met श्री छोटूबाई एंड श्री अम्बुबाई पुराणी। वहां यहाँ पे वो छोटूबाई और अम्बुबाई पुराणी को मिले। वेरी एबल कंपेनियंस, ये गुजराती लोग थे दोनों। ठीक है, छोटूबाई और अम्बुबाई पुराणी दोनों गुजराती लोग थे। साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। साकरिया स्वामी जो है वो भी गुजरात के एक लीडर थे, वो उनको नर्मदा में मिले थे। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे गुजरात के कुछ लीडर्स हैं और जो जिन्होंने औरबिंदो घोष और उनके भाई बरेंद्रनाथ घोष को साथ दिया। ठीक है, दिस स्वामी यानी कि साकरिया स्वामी का जिसका मैंने अभी भी नाम दिया, दिस स्वामी वाज एसोसिएटेड विद क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट इन 1857। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका साथ साकरिया स्वामी ने उस वक्त बराबर निभाया था। अभी तो खैर उनकी काफी एज हो चुकी थी, but still he was very active. Barendranath involved some of the middle class youth from Vadodara. हम जनरली साउथ गुजरात की यहाँ पे ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों भाई औरबिंदो घोष और बरेंद्रनाथ घोष साउथ गुजरात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो बड़ौदा से कुछ यंग लोगों को उन्होंने साथ में लिया। चरोतर रीजन जो कि खेड़ा का एक चरोतर रीजन है, अहमदाबाद, महसाणा, वहां से भी लोगों का साथ पाया उन्होंने। In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside Raipur दरबार अहमदाबाद। जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि 1909 में वाइसरॉय मिंटो जो बगी से जा रहे थे कहीं पे, तो उनके ऊपर बम से हमला किया गया। हालांकि उसमें उनको इंजरी हुआ, बच गए। ठीक है, लेकिन उनको मारने की कोशिश जरूर की गई थी। Sri Aurobindo Ghosh described the scheme for revolution in his book name भवानी मंदिर। ये एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था अरविंदो घोष ने, जिसके ऊपर उन्होंने रेवोल्यूशन किस तरह से प्राप्त किया है उसका प्लान ही पूरे बुक में उन्होंने लिखा था। हालांकि नॉवेल के रूप में, लेकिन एक नॉवेल के जरिए लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया था कि आजादी के लिए हमें किस तरह से लड़ना चाहिए। It was also translated in Gujarati. गुजराती में इसका ट्रांसलेशन हुआ था बुक का and published in journal दक्षिणा। जर्नल यानी मैगजीन है, उसमें एपिसोड वाइज ये बुक के अलग अलग एपिसोड जो है वो पब्लिश हुए थे। Besides these booklets with titles, यहाँ पे बहुत कुछ फनी नाम यहाँ पे आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि क्रांतिकारी लोग कई बार कैसी हरकतें करते थे। कुछ बुकलेट्स ऐसी वो छापते थे जिसके बहुत ही अजीब नाम हुआ करते थे, जिसके सामने कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन रहती थी। और वो बुकलेट्स के नाम भी बहुत ही फनी टाइप के रहते थे। फॉर एग्जाम्पल देसी वनस्पतिनी दवाओ आ गुजराती नाम है। ठीक है, देसी वनस्पतिनी दवा, तो जाहिर सी बात है कि कवर पढ़ के ऐसा ही लगेगा कि ये कुछ दवाइयों के बारे में लिखा होगा, उसमें कुछ जाने दो, जिसको इंटरेस्ट होगा वही पढ़ेगा, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं इसको। फिर आगे नहावाना साबु बनावानी रीत, तो नहाने का साबुन किस तरह से बनाया जाता है उसका रेसिपी दिया जाता है। एक्चुअली वो नहीं था, बुक के अंदर कुछ और ही होता था, लेकिन नाम ये बुक का इस तरह से देते थे ताकि किसी को कुछ और शक ना रहे। तो नहावाना साबु बनावानी रीत, પછી कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानो संग्रह,
etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that Britishers won't understand. नाम ही ऐसे देते थे, और वो भी गुजराती में नाम ऐसे देते थे कि ब्रिटिशर्स को समझ में ही ना आए कि एक्चुअली इसके अंदर क्या लिखा है। लेकिन एक्चुअली ऐसे बुकलेट्स के अंदर क्रांतिकारियों के नाम मैसेजेस लिखे जाते थे और वो स्प्रेड किए जाते थे। तो वैसे देखा जाए तो बुकलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। These booklets contain the methods of preparing bombs. बॉम्ब बनाने की मेथड इसमें लिखी जाती थी कि नावाना साबु बनानी री, सपोज એવું લખ્યું હોય તો અમે एक्चुअली नावाना साबु बनानी री ना, बॉम्ब बनानी री कि घर पे बैठ के आप किस तरह से बॉम्ब बना सकते हो। ऐसा क्रांतिकारियों को ये बुकलेट्स के जरिए सिखाया जाता था। तो बहुत ही ब्रेन का इस्तेमाल करते थे क्रांतिकारी लोग, सिर्फ हिंसा में ही नहीं अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर रंगनाथ विद्यालय was established near चांदोद, करनाली। चांदोद के करीब रंगनाथ विद्यालय भी एक एस्टैब्लिश किया गया था, where secret revolutionary activities were carried out. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां पे चल रही थी सीक्रेट, अंग्रेजों को पता ना चले वैसे क्रांतिकारियों को वहां पे तैयार किया जाता था। Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against whom stern action was taken by the government. काफी गुजराती लोग, यंग लोग इसमें ज्वाइन हुए थे और उसके खिलाफ अब अंग्रेज हुकूमत ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था बाद में, लेकिन ये फाइट को टोटली वो स्टॉप नहीं कर पाए थे। The fight did not stop and finally government realized that suppression would not help to rule over India. बाद में गवर्नमेंट को फिर पता चल गया कि लोगों को इस तरह से दबाने से हम रूल करने में सफल नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से हमें काम लेना पड़ेगा, ऐसा उनको पता चला बाद अंग्रेज। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में वो माइल्ड भी हो गए। ठीक है, तो गुजरात में भी कहने का मतलब ये है कि गुजरात में भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे खासे ढंग में स्प्रेड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, जो कि बहुत ही यूनिक टॉपिक है। हम अभी तक जो चर्चा कर रहे हैं इंडिया के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, गुजरात की भी हमने चर्चा की, लेकिन इंडिया के बाहर भी क्रांतिकारी लोग जो थे वहां पे रहने वाले कितने एक्टिव थे, क्या क्या एक्टिविटीज करते थे, उसका हमें पढ़ना है, लेकिन वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।